बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय इस जल प्रलय में पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जैसा कि बच्चों आप इसके नाम से ही जानते हैं, इस जल प्रलय में, जल का अर्थ आप जानते हैं पानी, और प्रलय यानी कि विनाश। क्या पानी कभी विनाश का कारण बन सकता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, तब पानी विनाश का कारण बन सकता है। वैसे तो पानी हमारे लिए अमृत के समान होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि पानी के कारण ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने इस पाठ में यही बताया है कि किस प्रकार से जब वे पटना में रहते थे उस समय पटना में बाढ़ आई थी। तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से उस बाढ़ का आंखों देखा हाल आपके सामने रखा है। तो चलिए बच्चों, हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस जल प्रलय में, यह इस पाठ का शीर्षक है। तो चलिए बच्चों, पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, फिर पाठ पढ़ेंगे। पनाह, पनाह हम कहते हैं शरण को। सावन भादो, वर्षा ऋतु के महीने, आपने नाम सुना होगा सावन और भादो, जबकि वर्षा खूब होती है। पड़ती, पड़ती वह जमीन कही जाती है जो जोती और बोई ना जाती हो, यानी कि बंजर भूमि को पड़ती जमीन कहा जाता है। विभीषिका, भयंकरता। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी कि शरण लेते हैं। तो जिस गांव में लेखक रहते हैं उस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके गांव में की बहुत तेज वर्षा होती है और नदियों का जो जल स्तर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इनका गांव सुरक्षित रहता है बाढ़ से, इसलिए उन गांव के लोग इनके गांव में आकर के शरण लेते हैं। सावन भादो यानी कि वर्षा ऋतु के महीने। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगाते हैं। विभीषिका का अर्थ होता है भयंकरता। तो सावन भादो के जो महीने होते हैं उसमें ट्रेन की खिड़कियों से जब देखते हैं तो विशाल और सपाट पड़ती पर यानी कि धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड दिखाई देते हैं। झुंड यानी समूह और मुंड यानी कि सिर। तो ट्रेन से जब देखते हैं तो पता चलता है कि बाढ़ की भयंकरता कितनी ज़्यादा है। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, पड़ती क्षेत्र जो जमीन जोई और बोती नहीं जाती, तो ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, क्योंकि इनके क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि ये तैरना सीख सकें। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। तो लेखक कहते हैं कि मैं तैरना तो नहीं जानता, लेकिन मैंने पिछले 10 वर्षों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बहुत अधिक काम किया है, और यह काम किया है मैंने बॉय स्काउट के रूप में। बच्चों, आप स्काउटिंग और गाइडिंग के विषय में तो जानते ही हैं। तो बॉय स्काउट के रूप में काम किया है। स्वयंसेवक, जो अपनी इच्छा से कहीं पर भी लोगों की मदद करते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ता, और राजनीति के कार्यकर्ता के रूप में, इसके अलावा रिलीफ वर्कर के रूप में, जो कि कहीं पर सहायता पहुंचाते हैं, सहायता के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बहुत काम किया है। और लिखने की बात रही लिखने की, यानी कि लेखन कार्य की, क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर, जब ये हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इन्होंने बाढ़ के ऊपर लेख लिखा था और उस लेख पर इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद से लेकर के धर्मयुग, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदी की पत्रिका है, धर्मयुग में कथा
चौथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। यानी कि बाढ़ के ऊपर इन्होंने बहुत अधिक लेखन कार्य किया है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। जय गंगा 1947 में लिखी थी, डायन कोसी 1948 में लिखी थी और हड्डियों का पुल जो कि 1948 में ही लिखी थी। आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। तो बच्चों, ये जो नाम है जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों के पुल, ये कहते हैं कि ये छोट यानी कि छोटे मोटे रिपोर्टाज हैं। रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की एक विधा होती है जिसे अंग्रेजी में रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसमें कि किसी भी घटना का आंखों देखा हाल बिल्कुल वैसे का वैसा प्रस्तुत करना होता है। तो ये इनके लिखे हुए कुछ प्रमुख रिपोर्टाज हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि इनके गांव में कभी बाढ़ नहीं आती थी। इस कारण बाढ़ में घिर जाने का अनुभव इनको नहीं था। बाढ़ में किस तरह से सामान बह जाता है उसका अनुभव भी इनको नहीं था। उसमें भसने का यानी फंसने का अनुभव नहीं था और बाढ़ को भोगने का यानी कि महसूस करने का अनुभव भी इनको नहीं था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। बाढ़ में फंस जाने का अनुभव इन्हें कब हुआ? जब ये पटना शहर में रहते थे और 1967 की ये बात है, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, तो वहां पर क्या हुआ था, 18 घंटे तक अविराम यानी कि बिना रुके वृष्टि कहा जाता है वर्षा को, तो 18 घंटे तक बिना रुके वर्षा हुई थी और इसके कारण पुनपुन जो नदी है उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। तो नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था और पटना के जो निचले हिस्से थे जो कि राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और कुछ हिस्से थे वहाँ पर पानी घुस आया था। तो वहीं पर इन्होंने वास्तविकता में बाढ़ को देखा, समझा और भोगा। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, बाढ़ को इन्होंने महसूस किया है शहरी आदमी की हैसियत से, क्योंकि पटना एक बड़ा शहर है और बड़े शहर में रहते हुए इन्होंने बाढ़ को अनुभव किया है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए। तो जब इन्हें महसूस हुआ कि बाढ़ आने ही वाली है, तो इन्होंने क्या क्या तैयारियां की, ये देखें। ईंधन इकट्ठा कर लिया, आलू इकट्ठे कर लिए क्योंकि आलू बहुत समय तक खराब नहीं होते, मोमबत्ती क्योंकि लाइट नहीं आती जब बाढ़ आती है, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां। कंपोस्ट की गोलियां कहते हैं जिनसे कि नींद आती है, नींद की गोलियां, वे इन्होंने इकट्ठी करके रख ली कि अगर बाढ़ आई तो भी ये बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित का अर्थ होता है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ाया हो, जो जल में डूब गया हो। तो सुबह इन्होंने सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी बाढ़ से प्लावित हो गया है, यानी कि वह बाढ़ से डूब गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। वहां पर एक गोलघर नाम का स्थान है, वह जो इमारत है वह भी जल से घिर गई थी। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली। यह सूचना उन्हें बंगाल की भाषा में मिली, बांग्ला भाषा में मिली। और किस तरह से मिली? जानो गोलघर डूबे गेछे, कि ऐसा जान पड़ता है कि गोलघर तो डूब ही गया है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा। फिर जब इनकी इच्छा हुई कि शहर का हाल मालूम करना चाहिए और इन्होंने रिक्शा किया तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा कि अरे चारों तरफ तो बाढ़ आ रही है, अब आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो लोग अपने अपने घरों में छुप करके बैठे हुए हैं। कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। कॉफी हाउस में तो अबले यानी कि अब तक पानी आ गया होगा। कुछ आंचलिक भाषा के शब्दों का प्रयोग करना
इनकी विशेषता रही है रेणु जी की। इन्हें आंचलिक साहित्यकार भी कहा जाता है। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य हैं। तो ऐसा कह करके कि हमें बाढ़ को ही तो देखना है, ये रिक्शे में बैठ गए। साथ में इनके एक मित्र थे जो कि नई कविता के एक कवि थे, नई कविता के वो विशेषज्ञ थे, यानी कि नई कविता को अच्छी तरह से जानने वाले थे, व्याख्याता थे और साथ ही आचार्य थे। ऐसे वे इनके कवि मित्र थे, जो कि इनकी अनवरत, अनवरत का अर्थ होता है बच्चों निरंतर या लगातार। तो ये जो लगातार, अनर्गल, अनर्गल होता है बेतुकी, विचारहीन और मनमानी। अनगढ़ यानी कि बेडोल या टेढ़ा मेढ़ा। गद्य में कहीं गई। स्वगतोक्ति, स्वगतोक्ति कहते हैं अपने आप से कुछ बोलना। तो लेखक कहते हैं कि मेरे साथ में मेरे एक मित्र भी साथ में चले, रिक्शे में बैठ गए, जो कि मेरी अनर्गल, बिना मतलब की, बिना कोई काम की स्वगतोक्ति, अपने आप से कही हुई बातों से कभी बोर नहीं होते। यानी कि लेखक का स्वभाव है कि वह अपने आप से ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनमें कुछ बातें बेतुकी होती हैं, कुछ काम की होती हैं, कुछ अनगढ़ होती हैं, कुछ बेडोल होती हैं, परंतु उन बातों से इनके एक कवि मित्र हैं जो कि नई कविता के बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु वे कभी भी उन बातों से परेशान नहीं होते, बोर नहीं होते। इसलिए लेखक ने कहा है धन्य है कि वे तो बहुत ही महान हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। तो बच्चों कुछ स्थानों पर तो पानी आ गया था, यानी कि बाढ़ आ गई थी, लेकिन कई स्थान ऐसे थे जहां पर कि अभी बाढ़ नहीं आई थी। तो लोग उस बाढ़ को देखने के लिए अपने अपने साधन से जा रहे थे। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था, कोई रिक्शे से जा रहा था, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई कार से जा रहा था, कोई ट्रक से जा रहा था, लेकिन सब उस पानी को देखने के लिए व्याकुल थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वाले की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। तो जो पानी को देख करके लौट कर आ रहे थे, उन लोगों से जो देखने जा रहे थे, वे बार बार प्रश्न कर रहे थे पानी कहाँ तक आ गया है। अब जो लौट कर आने वाले थे, देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। और जो लौट कर आ रहे थे वे बता रहे थे कि पानी शहर में कहाँ तक घुस आया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है, यानी कि ये जो कॉलोनियां हैं इनमें पानी आ गया है, और जो भट्टाचार्य रोड है वहाँ पर भी पानी आ गया। छाती भर पानी है, यानी कि पानी कहाँ तक है, छाती भर है। यहाँ तक लोगों के पानी था, इतना ज़्यादा ज़मीन से ऊपर पानी बह रहा था। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। जो विमेंस कॉलेज नाम का स्थान है वहाँ पर तो मनुष्य डूब जाए इतना अधिक पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो पानी देखने के लिए ये लोग कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। तो सड़क की एक तरफ से पानी की लहरें आ रही थी, जो कैसी लग रही थी, जैसे डोरी की शक्ल में हो, और वो मटमैली सी थी। ऐसा पानी आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तो इन्होंने अपने मित्र से कहा, चलो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, सामने देखो आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तरल पदार्थ हम किसको कहते हैं बच्चों, जो पानी जैसा होता है। तो यह मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। क्यों? क्योंकि बाढ़ या पानी कई बार मृत्यु का रूप भी धारण कर लेता है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। आतंक यानी कि डर के कारण से लेखक के दोनों हाथ जुड़ गए अचानक। और सब है यानी कि डर के साथ प्रणाम निवेदन में मेरे मुख से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट का अर्थ होता है अस्पष्ट। तो
डर के कारण इनके मुख से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। हाँ, लेखक स्वीकार करते हैं वे बहुत ही कायर और बहुत ही डरपोक हैं। ऐसी स्थिति में वे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। भीड़ में एक व्यक्ति था, वह कहता है अरे रिक्शे वाले आगे मत जा, बहुत ज़्यादा करंट है, परेशान हो जाओगे। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, यानी कि प्रार्थना करते हुए कहा, क्योंकि लेखक को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बाढ़ के अंदर जाने में, पानी में जाने में। लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। बच्चों, हमने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय इस जल प्रलय में का पहला भाग पढ़ लिया है। बहुत ही सरल सा पाठ है, बहुत ही रोचक है। इसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से लेखक ने बाढ़ का आंखों देखा चित्र वर्णन किया है। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी और इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।